नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। कश्मीर फाइल्स को लेके कंट्रोवर्सीज रुक नहीं रही हैं। एक के बाद एक नया-नया एंगल निकल कर आ रहा है। जब ना सोचो तो वो एंगल और वो पॉलिटिकल पार्टी कूद पड़ती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा हुआ जब एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स आई कांग्रेस की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने जो उनका रंग है, हरा रंग, जिहादी रंग, इस्लामिक रंग, वो दिखाने में कोई शर्म महसूस नहीं की और ब्लेम स्टार्ट कर दी। इट्स लिटरली लाइक अ स्टॉर्म ओवर द इंटरनेट। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएँगे, वहाँ पर आप यही देखेंगे, बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया कश्मीर फाइल्स को लेके। सबसे पहली बात तो ये सोचने की, कांग्रेस ने ये बवाल खड़ा क्यों किया? आखिर एंगल क्या था? रीज़न क्या था? दे कुड हैव टोटली साइलेंटली केप्ट मम लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। ज़रूरत क्या थी इसकी? क्योंकि मामला पॉलिटिकल रिलेटेड है, बॉलीवुड के डोमेन से कश्मीर फाइल्स बहुत आगे निकल चुकी है मूवी। तो मेरे साथ 2 बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी सर, ओसीएन नेटवर्क से, और धीरेन पुंदीर सर, दोनों नमस्कार। जन आज महसूस है और मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ 2 इतने बड़े सीनियर लोग हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ओमकार सर, मैं थैंक यू शुरुआत बहुत। आपसे करूँगी कि इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में कांग्रेस अचानक से क्यों कूद गई? कोई रीज़न तो होना चाहिए, अचानक से कूदने का नथिंग हैपेंस फॉर विदाउट अ रीज़न इन पॉलिटिक्स। का- कांग्रेस आत्महत्या करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। वो कैसे पब्लिक की नजरों में और गिरे, ऐसे कोई मौके जब भी आते हैं तो वो लपक करके उस मौके को लेती है। और लोगों से मेरी मुराद ये है कि जो देश की बहुसंख्यक आबादी है वो, ना कि अल्पसंख्यक आबादी। हालांकि सम्मान तो सबका होना चाहिए, अगर जायज मुद्दे हैं तो सबके उठाए जाने चाहिए। पर ये जो तुष्टीकरण का भाव है, जो सतत हमें देखने को मिल रहा है, निरंतर देखने को मिल रहा है। सलमान खुर्शीद अगर कुछ लिखेंगे किताब में तो उनको कंट्रोवर्शियल ही लिखना है। उनको यही लिखना है कि साहब जो हिंदुत्व है वो वैसे ही है जैसे आईएसआईएस है। या उनको अगर दिल्ली में एक एनकाउंटर होता है तो उस पर वो आकर के बताएंगे कि जब सोनिया जी को पता चला तो वो बहुत रोई। मतलब कांग्रेस को हमेशा या तो वो किसी ऐसी ग्रंथि से ग्रस्त हो चुकी है कि उसको मुस्लिम वोट बैंक के अलावा इस देश में कोई और भी वोट बैंक है ये नजर ही नहीं आता है। और अगर इनकी तमाम हरकतों को, इनके तमाम बयानों को, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को, इनके ट्विटर हैंडल को, इन सब को देखें और ये जो जिस तरीके से अपनी नीतियां तय करते हैं उसका भी अध्ययन करें, तो जो आज़ादी से पहले की मुस्लिम लीग थी उसमें और आज की कांग्रेस में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। कौन नहीं जानता है कि जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है कुल मिलाकर के वो जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से है। अगर नेहरू उस समय, जब हमारा हथियाया हुआ इलाका वापस लेने के लिए भारतीय सेनाएं कार्रवाई कर रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर अगर ये बीच में ही उस मुहिम को, उस युद्ध को रोक नहीं देते, तो जो आज का गिलगिट बाल्टिस्तान है, पाक अधिकृत कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान का कब्जाया हुआ इलाका है, वो हमारे पास ही होता। और ना ये आतंकवाद होता, ना घुसपैठ होती, ना इतने लोगों का खून बहाया जाता, ना कश्मीरी पंडित को वहां से विस्थापन का दंश झेलना पड़ता, ना उनकी बहू बेटियों और महिलाओं के साथ वो सब घटनाएं होती जिनको अब पर्दे पर देख करके कश्मीरी और गैर कश्मीरी जितने भी इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, उनकी हिचकियां, उनका रुदन, उनकी असीम पीड़ा वो रुकने का नाम नहीं लेती है। मैं तो अभी फिल्म नहीं देखने जा पाया हूँ, लेकिन जितने दृश्य मैंने देखे हैं विवेक अग्निहोत्री के साथ, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनका बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर का है और जिनको अपनी जड़ें
छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, विवश कर दिया गया। ऐसे लोग जब वो हकीकत देख रहे हैं पर्दे पर अपनी आंखों के सामने, तो वो कहना चाहिए कि आपा खो रहे हैं और बैठ करके वो रो रहे हैं। उनको बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। एक ऐसी हकीकत जिसको दबाया गया, जिसको दफनाया गया, जिसको इतिहास के पन्नों से फाड़ करके कहीं दफन करने की कोशिश की गई, वो अगर आज 30-32 साल बाद सामने आ रहा है और बहुत क्रूर सच्चाई के रूप में सामने आ रहा है, तब केरल कांग्रेस के का जो ये ट्वीट का जो सिलसिला है, ये समझ में आता है कि क्यों ये लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी तो झील में ही मरता है। तो इनको पता है कि इनके किए हुए जो पाप हैं वो अब निकल निकल करके सामने आ रहे हैं, और जितना नुकसान पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में कांग्रेस को हुआ है, अभी तो इससे कहीं ज्यादा होने वाला है। क्योंकि ये लाख कहे इस बात को कि जी उस समय गवर्नर जगमोहन थे, वो तो जी आरएसएस की पृष्ठभूमि के थे, उस समय तो जी वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री था कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। उस समय के गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती के पिता, जिनकी बेटी रुबैया सईद को तथाकथित रूप से आतंकवादियों ने अपहरित कर लिया था, और फिर किस तरीके से, किन शर्तों पर उसको छोड़ा गया था, वो पूरा खेल भारत की जनता, आज की पीढ़ी भले ही ना जानती हो, लेकिन उस पीढ़ी के बहुत सारे लोग जानते हैं। और उस समय जम्मू कश्मीर में भी कौन गवर्न कर रहा था। तो ये सारी चीजें, मतलब एक सच्चाई पाने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे। और उस समय भी जब चरार शरीफ या मजार शरीफ, कौन सा था वो, पुलवामा में जहां पर आतंकवादी छिप गए थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, जब उनको बिरयानी खिलाई जा रही थी। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, कश्मीर समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, कश्मीरी पंडितों की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है कि अपने ही देश में उनको शरणार्थी के रूप में जगह जगह बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बहुत दयनीय स्थितियों में रहना पड़ रहा है, उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। जी। धीरेन्द्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर कि इस वक्त ये मुद्दा क्यों उठाया कांग्रेस ने? पॉलिटिकल सुसाइड है ये? देखिए, एक फिल्म को लेकर वो इतना ज्यादा मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है, ये बात हमको भी समझ में नहीं आई, क्योंकि कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा बहुत दिन से हो रही थी, और उसके लिए केरल से एक आवाज आना, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी सुनते थे, वहाँ कराकोरम से अब कन्याकुमारी तक अब नया एक कहा जा रहा है कि कहना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस तरह की टिप्पणियां अभी तक भी वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या उनको लगता है कि देश अभी भी उसी निद्रा में है, उसी तंद्रा में है जिसको टूटने में लगभग 7-8 दशक लग गए, और इतिहास का जो पाठ उन्होंने लिखा उसी को वो गाता रहे। मैं एक चूंकि आज नहीं देख पाया आपके, मतलब मुझे उसके लिए माफ करेंगे सारे दर्शक, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हम उम्मीद करते हैं दर्शकों को सबसे ज्यादा बेहतर चीजें दे सके जो हम लोग डिस्कशन पे। धीरेन्द्र लेकिन जी, एक बार आप अपना वायर चेक करिएगा, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब आ रही है। एक बार वायर चेक करिएगा, आप सीधे बोल रहे हैं या वायर से बोल रहे नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी अभी? ठीक है। हैं? एक बार आवाज एयरफोन थोड़ी अगर, कम आ रही है सर, आवाज कम है थोड़ी आपकी। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ इतने, एक मिनट। आप इतने सर एक बार आप बोलिए, मैं इतने वो ईपी लगा के बोलता हूँ, आप देखिए। आप गायत्री सर जी, मैं आप ये सवाल
अभी उनसे कर सकते हैं सर से। मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट इसको मैं जरा वो ट्वीट्स दिखा देती हूँ जो कांग्रेस की आईएनसी से आए हैं। जी जी, वो दिखाइए आप। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स कल रात को ही शेयर हुई थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी राइटिंग क्या है, लेट्स जस्ट, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ बट हाँ जो मेन है, पंडित्स लेफ्ट द वैली इन मास अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जगमोहन हु वाज एन आरएसएस मैन। द माइग्रेशन स्टार्टेड अंडर द बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह रूल। ये पहला है। इसी सीरीज में क्या the मेरी next आवाज one. अभी आप सुन पा जी रहे हैं? सर, जी। Facts about Kashmiri Pandit issue. After the terrorist attack, instead of providing security, BJP's own governor Jagmohan asked them to relocate to Jammu. A large number of Pandit families did not feel secure and left the valley in fear. The next one. इसमें है बीजेपी was engineering a Hindu-Muslim divide in the country over the Ram Mandir issue and Ayodhya during the migration. Pandits issues suited BJP's propaganda to create a fake outrage for electoral gains. Next one. थोड़ा सा okay. BJP supported VP Singh government came to power in December 1989. Pandit's migration started over the very next month in January 1990. BJP did nothing and continued supporting VP Singh till November 1990. Even in the 1948 communal riots after the partition over, 1 lakh Kashmiri Muslims were killed in Jammu, but there were no retaliatory killings of Pandits. Pandits are victims of terrorism like other Kashmiris. BJP, which sheds crocodile tears for Pandits, did not bring them back to Kashmir or settle them despite being in power for 2 terms at the center and 1 term in Kashmir. BJP lied about government support to displaced Pandit family and claimed credit for Congress government's initiative. UPA government gave jobs to 15,000 Pandits and recruited 6,000 Pandits in Jammu and Kashmir alone. And the last one. UPA government built 5,000 plus tenants for Pandits in Jammu and Kashmir and provided one-time assistance of rupees 5 lakhs to each family in addition to student scholarship assistance to farmers and welfare schemes worth 1,168 crores. The thing is, sir, ये जितने भी ट्वीट्स दिखाए गए हैं इसमें सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद, हाँ, इसमें जितने भी ट्वीट्स दिखाए गए हैं, पहली बात तो ये ट्वीट्स में आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत है। जब सेंटर में कांग्रेस की रूल है तो वो संघी कैसे हो सकता है, बीजेपी का संघी कैसे एक गवर्नर हो सकता है? लॉजिक तो ये समझ में नहीं आता मुझे। इज इट पॉसिबल? देखिए, शुरुआत मैं कुछ लाइनों के साथ ही करता हूं ताकि दर्शकों को समझ में आए। ये 2017 16 अप्रैल को मेरा लिखा हुआ एक आर्टिकल था। सभी अपहरणों, हत्याओं और संकटों, विनाश और अव्यवस्था के लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी केवल आतंकवादी ही नहीं, दोषी वे भी हैं जो वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। हत्याओं के लिए कलानिष्कोफ राइफलें दोषी नहीं, इसके लिए उपेक्षा, सामान्य समझने की वृत्ति और लापरवाही आदि बातें उत्तरदायी हैं, जिससे होने वाला विलास भी दिखाई नहीं देता। किसके लिए हम ये असाधारण लड़ाई लड़ रहे थे? किसके लिए हम अपने आप को और अपने परिवारों को खतरे में डाल रहे थे? किसके लिए सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान सीली गलियों में सारी रात रात बर्फ के तूफान में खड़े रहते हैं? किसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? किसके लिए कर्फ्यू, तलाशियां और अनेक अप्रिय कार्य किए जा रहे थे? क्या ये सब कष्ट, बलिदान और व्यय इसलिए किया गया था कि हम फिर से उसी भ्रष्ट निकम्मे गुट को सत्ता में लाया जाए? क्या हम पुनः उन्हीं को सत्ता में लाना चाहते हैं? माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ये उन्हीं जगमोहन साहब की लाइनें हैं, उसी की किताब का हिस्सा है। दरअसल कश्मीर एक ऐसी ग्रंथि है जो तमाम लोगों के साथ, चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है कि समय के साथ बीजेपी ने शायद उसको थोड़ा सा
अपने से हील करने की और अपने उस पश्चाताप को शायद ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन कश्मीर सबके लिए एक ऐसी जगह बना रहा जहां वो आंखें मूंदते रहे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, देश में गंगा जमनी तहजीब नाम के जिस झूठ को हम रात दिन देखते रहते हैं, उस झूठ के सर्वोत्तम उदाहरण वीपी सिंह के तौर पर उपस्थित थे। उनके गृह मंत्री कश्मीर के गृह मंत्री हैं। उसकी बेटी का किडनैप इस देश के बड़े खतरनाक आतंकियों को रिहा करने के लिए होता है, रिहा किया जाता है। इसके बाद आप लगातार अगर देखते हैं तो ये सिर्फ शुरुआत आपको शायद 89 में ये कहते हुए सुनने जा रहे हैं, ये शुरुआत वहां की नहीं है। ये शुरुआत 85 से भी पहले ये शुरुआत हो गई थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग तमाम लोग उसमें शामिल हैं जिन तक ये सूचनाएं नहीं पहुंची और हमने कोशिश नहीं की। The winter of 1985 was tense, but storm was already gathering by February. One day, the pent-up hate of the majority community found expression in a communal frenzy which had not been seen earlier. Many temples and shrines in the Anantnag district of South Kashmir were torched, जला दिए गए थे. The mayhem was so profound. माफ कीजिएगा वो हाँ. The mayhem was so profound. एक मिनट में मुझे लगे, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ नेट पे, उस मेरी बुक्स मैं आपके लिए खोज नहीं पाया था उस समय. हाँ, द mayhem was so profound and had so widespread that the idols of these beautiful quaint temples were smashed beyond recognition. Some of the idols were piece of art and part of our collective heritage. These temples were spread over many villages in serene places overlooking a natural spring and sacred groves. Our greatest festival, Shivratri, was approaching. The sudden and violent attack on our symbol of culture and faith made us sink to the depth of despair. Several Pandit men and women were injured and many killed in the communal riot. The Muslims of South Kashmir were full of hate of the Pandit. प्रदीप कोल, ए लॉन्ग ड्रीम ऑफ जर्नी ऑफ होम, ए लॉन्ग ड्रीम ऑफ होम की लाइनें हैं. दरअसल ये एक ऐसा सच है जो पिक्चर हॉल में लोग देख रहे हैं और वो खुद इसके एक दर्द से गुजर रहे हैं. साथ में जो कश्मीरी तो लोग देख ही रहे हैं, उनको तो याद आ रहा होगा, लेकिन बाकी देश के यूथ को शायद उस रोशनी की झलक दिख रही होगी जिसको उन्होंने अंधेरे में देख लिया, या रोशनी इतनी तेज आपकी आंखों पर डाली गई कि आपकी आंखों से चुंधिया गई. उनको अंधेरा ही दिख रहा है. वो रोशनी में अंधेरा देखने की जो स्थिति है वो कश्मीर है. कश्मीर को लेकर एक घाव है. ये बीजेपी को आप चूंकि वापस कांग्रेस पर मैं आ रहा था, मुझे लगा कि मैं उधर बहक रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इसलिए है क्योंकि कश्मीर को कांग्रेस केरल में भुनाना चाहती है, क्योंकि बाकी सब जगह अब उसका कोई वजूद नहीं है. छत्तीसगढ़ या तमाम जगह पर वो जरूर है, लेकिन उसके कारण दूसरे हैं. लेकिन केरल में वो दूसरी बार सत्ता में, चूंकि जो एक चक्र बना हुआ था उसको भी पालन करने में विफल रही. वहां बुरी तरह हारी है. वहां विधानसभा चुनाव में पिनरई विजयन ने उनको आउट ऑफ कर दिया है. ऐसे में उनके सामने उनको कश्मीर के बाद अगर हम लोग सबसे ज्यादा कोई आतंक के लिए समर्थन या सबसे ज्यादा कट्टर जहां रोज हत्याएं आ रही हैं वो आपका केरल है. वहां जो सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको जो जिस तरह का अल्पसंख्यक है, खासतौर से मुस्लिम वर्ग के लिए, उनको और ज्यादा अपीजमेंट करना है, उनको और ज्यादा कट्टरता की खुराक देनी है. वहां उनका बिना मांगे, क्योंकि अगर ये सेंट्रल कांग्रेस से होता तो मैं इसको ऐसे मानता, लेकिन ये वहां से किया गया है. वहां से सबसे ज्यादा ISIS में जाने वाले आतंकी जो वहीं से हैं, केरल से हैं. केरल के कुछ इलाके इस तरह से बदल चुके हैं कि जहां आपको नेशनलिज्म खोजना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा. और वहां चूंकि वामपंथी और कांग्रेसियों की सरकारों ने इस बात के लिए समझौता किया हुआ है कि वो इस कट्टरपंथ को लगातार नजरअंदाज करते रहेंगे. ये वही केरल कांग्रेस है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मालाबार पर जो वो हुए थे मोपला विद्रोह, जिनको दुनिया के हर कौमों ने, दुनिया के जिस भी आदमी ने जाना, एनी बेसेंट जैसी लेडी ने जिनके लिए लिखा कि वो किस तरह से इशारे बताते थे,
उस जैसे राक्षसी कृत्य करने वाले लोगों को इन्होंने शहीदों में शामिल कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल किया हुआ। तो ये वो लोग हैं। इसीलिए ये जो ट्वीट आप देख रही हैं, इसका कश्मीर से रिश्ता नहीं है। ये केरल में जो उग्र और जो इस समय ऐसे बहुत सारे गांव हैं वहां, मतलब ये इस देश के इंग्लिश के अखबार बताते हैं, वो खुद इस बात को लिबरलिज्म मानते हैं कि वहां शरिया पर चले। इसके लिए वहां कुछ लोगों ने अपने घर अलग जगह पर खरीद के पूरी तरह बसाए हुए हैं, जहां वो गांव उनके हिसाब से चलते हैं। यानी उन लोगों को सैचुरेट करने के लिए ये केरल कांग्रेस का, गायत्री जी मैं ये कहूंगा कि ये वही एक उसी की तरफ जाते हुए ट्वीट है। और ये सोच रहे हैं कि जहां भी हो, अब मुसलमान वोटर्स, चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, एक मुसलमान वोटर उनको कसम खाने के लिए शायद मिले होंगे कहीं कहीं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जितने भी गांधी, तमाम लोगों की ताकत, तमाम लोगों के बावजूद वो उत्तर प्रदेश से एक भी सीट मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं निकाल पाए हैं। उनके पास, उनको दुख है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग, खासतौर से अभी ओमकार सर ने जिक्र किया सलमान खुर्शीद का, जिस आदमी को इस देश ने एमईए दिया हो, लॉ मिनिस्ट्री दिए हो, वो शख्स जब उसको मालूम है एक एक शब्द का मतलब, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर संभालता है उसको मालूम है कि एक शब्द के विदेशों में, या जब हम दुनिया के दूसरे देशों से डील करते हैं, पैराग्राफ, पॉइंट, फुल स्टॉप, कोमा, इन सब के मायने होते हैं। तो वो आदमी जो बोको हराम, आईएसआईएस के बराबर हिंदूवादी संगठनों को रख रहा है, उसको मालूम है वो क्या कहना चाह रहा है। और इतने मालूम होने के बाद इतने ज्यादा, वही शख्स है जिसने बताया कि सोनिया गांधी रोई थी बटला हाउस के आतंकियों के मारे जाने पर, उसी शख्स की पत्नी को 2000 वोट मिले हैं, 2000 फरुखाबाद। ये बहुत बड़ी बात है जी सर। इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट करने की है कि इन्होंने ट्वीट किया अपने लोगों को लुभाने के लिए, पर जब बैकलैश आया तो इन्होंने फटाफट ट्वीट डिलीट कर दिए। तब तक बात आ चुकी थी दिल्ली तक। दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में झड़प अच्छी खासी चल चुकी है। यासिन मलिक की फोटोग्राफ्स बीजेपी की तरफ से वायरल की जा रही हैं और कांग्रेस भी इस पर तगड़ा जवाब दे रही है। ओमकार सर, आपसे शुरू करते हैं इस पे, जो पॉलिटिकल स्टॉर्म आया है इस मूवी को लेके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओमकार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज गायब हो गई, ऐसा तो अभी तक बिल्कुल अच्छी आ रही थी आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जी, शायद तो दोबारा रिकनेक्ट करें। धीरेन्द्र सर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? अभी ये पॉलिटिकल स्टॉर्म बन गया, ये मूवी नहीं है। मूवी से इसका जो कद काठी है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अब एक ऐसी हो गई है जो कांग्रेस के गले में हड्डी भी बन गई है, क्योंकि ना वो उगल पा रहे हैं, ना वो हजम कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसको ऐसे देखा जाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस पूरे देश में मुस्लिम वोटों के लिए, चूंकि उसका जो बेसिक वोट बैंक था, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक थे, वो उनको खो बैठी है। उसके बाद उसने, चूंकि जिस तलवार से वो खेल रहे हैं, जिस आग से वो खेल रहे थे, उस आग में दूसरे भी आ गए। उन्होंने उस आग में, आप देखेंगे जितनी रीजनल पार्टियां हैं जो मुस्लिम मतों पर डिपेंड करती हैं, वो और ज्यादा इस तरह के एलिमेंट्स चुन के लाती हैं जो ज्यादा खतरनाक बयान दे, हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोले, उस तमाम चीजों पर था। अब बीजेपी ने उस हिस्से को पकड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा कोई राष्ट्रवाद के लिए या उसके लिए बहुत बड़ा फंडामेंटली कोई चेंज कर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चरली उसने चीज की हो, क्योंकि अभी तक हम लोग एजुकेशन पॉलिसीज में भी उन तमाम चीजों को देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा संघ ने जिन्ना को जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते रहे, उनको इन्होंने राष्ट्रभक्त मान लिया, देशभक्त मान लिया उन्होंने। तो इसलिए ऐसा मैं बार बार जो कह रहा हूं
कि ये सब लोग हमाम के अंदर हैं राष्ट्र के लिए, लेकिन राष्ट्र अपने आप कैसे रिएक्ट करता है ये देखना होगा। बीजेपी को मालूम है कि मजबूरी है अभी हिंदुस्तानी लोगों की कि उनके पास इस तरह का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो कांग्रेस को तो उस तौर पर देख रहे हैं जो एक घृणा को पालती हुई दिख रही है, जिसने इतिहास को सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बरक्स कांग्रेस बीजेपी का भी आपको मैं बीजेपी को बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि वो एकदम बहुत ही बड़े चेंजेस कर रही हो और राष्ट्र की आत्मा को जगाने का काम, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फिल्म थी, इस फिल्म के लिए कोई पैसा कहीं सरकार से नहीं गया, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए और आपको जाना पड़ा कि इसके एग्जेम्प्ट किया जाए, टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए, तो एक प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अब इसका पॉलिटिकल गेम में, चूंकि कांग्रेस के लिए भी ये बेहतर है कि वो इस तरह के मुस्लिम वोटर्स को खींच सके अपनी तरफ, और बीजेपी को बैठे बैठे एक नैरेटिव मिल जाता है, चूंकि वो जानती है युवाओं की एक भीड़ है जो इस देश को अब जानना चाहती है, जो अपने देश को उन इतिहास की किताबों को जिनको वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश को नष्ट करने के लिए लिखा था, उन सब से पार सच को जानना चाहती है। लिहाजा वो भीड़ उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल लड़ाई है। दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडे सेट रखे हुए हैं, दोनों के लिए इसमें अपने अपने लिए स्मेल आ रही है उनको सत्ता की, तो दोनों ये पॉलिटिकल स्टॉर्म के तौर पर रहेगा। लेकिन इससे कहीं दूर जो असली बात है वो ये है कि इस देश के लोगों को जिस तरह से गूंगा और बहरा और अंधा बना के रखा गया, वो इस फिल्म ने उघाड़ कर रख दिया। और मैं ये आपको आज कह रहा हूं गायत्री जी कि ये एक शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है चूंकि जिस तरह से लोगों ने इसका स्वागत किया है, तो मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूं जब तैमूर लंग के बेटे को यहीं वॉर में काट के लटका देने वाले आला सर को करतार सिंह की यहाँ मूर्तियां लगते हुए देखेंगे। हम उस आला सर को सम्मान से सर खड़ा होते हुए उसकी मूर्ति लगते हुए देखेंगे, जिसने तैमूर को, ये तैमूर की बायोग्राफी की मैं बातें बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की किताब वालों ने नहीं लिखे हैं, जिसमें उसने लिखा कि किस तरह आला सर को जब उसने धमकी दी कि ये किला मुझे दे दे नहीं तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, तो उसने कहा था, मुझे आज भी वो लाइनें तैमूर की किताब में जो बायोग्राफी में है, जिसमें उस बहादुर लोनी के किलेदार ने कहा था कि हम हिंदू हैं, हम मरने के बाद जलते हैं, इसीलिए तैमूर अगर गोरगेन तुम हमको जलाओगे भी तो हमको स्वर्ग ही जाना है। तो इस तरह की चीजों को मैं देखता हूं कि उन लोगों के नायकों के ऊपर आपके यहाँ फिल्में बनेंगी, वरना आप दधीची भूल चुके, आप उपमन्यु भूल चुके, आप अपना घोषा, पाला, गार्गी, ये सब नाम नए बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए ही ये सब एजुकेशन पॉलिसीज बनी थी। मैं इस फिल्म से खुश हूं कि इसने वो घाव जिसको हम लोग छिपाना चाहते थे उसको उधेड़ कर रख दिया और उसने सामने वो घाव दिखा दिया, जिसकी पीड़ा वो बच्चे भी महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को सिर्फ धरती का स्वर्ग और पता नहीं क्या क्या लिखा है। और इस तरह की दत्त जैसी पत्रकार, मैं नाम पूरा लूंगा तो मुझे लगेगा अजीब, उस तरह की महिलाएं जो बिरयानी के दम पर पत्रकारिता करती रही हैं, मुझे बहुत ही, हाँ अब आप पूरा नाम ले रही हैं, मैं नाम नहीं ले रहा था, सिर्फ इसी से दुनिया समझ जाती है कि वो जो कश्मीर एक्सपर्ट बन गई। आप सोचिए हमारे सैनिकों को मरवाने में, जो एक वो उसका एक बाकायदा सेना के अध्यक्ष अधिकारी ने अपने उसमें जिक्र किया है कि किस तरह से ये महिला कितने खतरनाक तरीके से इसने किया। आज वो पत्रकारिता की कहानियां, एक वीडियो मुझे लगता है आप सब लोगों ने वो देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जिसमें वो बता रही है कश्मीर से एक्सोडस के लिए कश्मीरी पंडितों को। और ये सेम अशोक कुमार पांडे की बुक है जो मैं यहीं रखी हुई है मेरे पास अभी। आजकल अशोक कुमार पांडे कश्मीर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट के तौर पर वामपंथी, वो जो झूठ और मक्कारी के अलावा जिसके नैरेटिव झूठ और मक्कारी के भरे हुए हैं, वो इस बात के लिए मानता है जैसे लगता है कि 1320 में या 1338 में जो जुलूजू ने अटैक किया, या जो वो लोग पहुंचे, इस्लामिक इन्वेडर पहुंचे जिन्होंने धोखे से, मतलब जिसको पहले उसको कश्मीरी उसने धोखे से वहां की रानी जो कोटा रानी था उसको किस तरह से मारा, वो धोखा और लूट, और जिस तरह से वो रामचंद्र सुहादेव ने जिसको शरण दी उस ऋण चन्ना ने किस तरह से कत्ल किया, शरण देने वाले का, उसकी बेटी को जबरदस्ती बीवी बनाया, उस सब को ये तमाम लोगों ने छुपा दिया था। मुझे लगता है इन सब पर ये कहानियां बनेंगी। कश्मीर का इतिहास हिंदुस्तान के इतिहास की एक वानगी भर है। गायत्री जी, मैं आपके दर्शकों को शायद बता दूं, उनको पता नहीं मालूम होगा या नहीं, कि कश्मीर हिंदुस्तानी इतिहास का एकमात्र राज्य है, एकमात्र
जिसका नाम जब हिंदुस्तानी साहित्य में आता है तो उस वक्त भी कश्मीर था और आज भी कश्मीर है। बाकी तमाम राज्यों ने अपने नाम बदले, उनकी सारी चीजें बदली, विरासतें बदली, लेकिन ये कश्मीर आज भी उसी कश्मीर नाम से है। जब इसका जिक्र कभी भी किसी हिंदुस्तानी, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो धार्मिक साहित्य, कहीं भी हो, वो पहली बार कश्मीर के नाम से आया। जी, ओमकार सर, आई होप आपकी आवाज अब ठीक हो गई होगी। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ठीक। देखिए, इस फिल्म ने कई चीजें सामने ला दी हैं। एक तो बॉलीवुड का जो वो गैंग है, जो टेररिस्ट को, अलगाववादियों को महिमा मंडित करता रहा है, उनको बेस बना करके कैरेक्टर रचता रहा है, गढ़ता रहा है, उनको ग्लोरीफाई करता रहा है, उस बॉलीवुड का एक चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आया है कि इस फिल्म को रुकवाने के लिए, ज्यादा स्क्रीन ना मिल जाए, इसके लिए षड्यंत्र रचे गए। केवल 500 स्क्रीन इस फिल्म को मिल पाई थी। ये भारतीय दर्शकों का प्रेशर है, ये भारतीय दर्शकों की जागरूकता है, सजगता है कि आज की तारीख में फिल्म 2000 स्क्रीन इस फिल्म के लिए देनी पड़ी है दिग्दर्शकों को। इससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती है किसी फिल्म के लिए और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कि मजबूर होकर के 2000 स्क्रीन आपको देनी पड़ी है। नंबर 2, वो पूरा बॉलीवुड आपराधिक खामोशी अख्तियार किए हुए है, जो एक दूसरे की फिल्म के ट्रेलर सामने आने के बाद उसको ट्वीट, रीट्वीट और पता नहीं कैसे कैसे उसको प्रमोट करता है। एक घटिया फिल्म को भी ये लोग प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ उसको साझा करके, ट्रेलर को उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। इस फिल्म के बारे में आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। नंबर 3, कपिल शर्मा शो, जिसमें पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहना करके फूहड़ता की सारी सीमाएं लांघी जाती हैं हास्य के नाम पर, और गलत तरीके के संवाद उसमें पिरो करके रुपया कमाया जाता है, राजस्व कमाया जाता है। उस कपिल शर्मा शो ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इनकार कर दिया और प्ली क्या दी, तर्क क्या दिया कि साहब ये एक तरफा फिल्म है, मतलब इसमें दोनों तरफ के व्यूज जो हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। असंख्य फिल्में ऐसी बनी हैं जो पीरियड फिल्में जिनको आप कह सकते हैं, या आप दूसरा नाम ले सकते हैं, पीरियड फिल्में कभी भी संतुलन साधने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। जो इतिहास का, जो घटनाओं का क्रूर सच है, उसको सामने लाने के लिए बनाई जाती हैं। मुगले आजम को पीरियड फिल्म कह करके किस तरीके से ये महिमा मंडित करते रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मुगले आजम एक फेक कहानी है। कोई अनारकली उस तरह की नहीं हुई है, कोई सहज सलीम इस तरह का नहीं हुआ है। खुद जो उसके लेखक हैं वो भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये इसका असली कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अकबर को जिस तरीके से महान बताया जाता है, मतलब इससे ज्यादा खराब नैरेटिव कोई स्थापित नहीं कर सकता ये बॉलीवुड। लेकिन जब किसी रीजन का, जब किसी इलाके का, जब किसी दमन का, जब किसी क्रूर सच का मुजाहरा आप पर्दे पर करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उस सच को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कश्मीर फाइल के रूप में। जिनके लिंक दुबई से हैं, जिनके लिंक कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं, आईएसआई से हैं, और जो साजिशें सीमा पार से, खाड़ी के देशों से, दुनिया के और दूसरे हिस्सों से कश्मीर को लेकर के रची जाती रही हैं, जिस तरीके से आतंकवाद को पल्लवित पोषित किया जाता रहा है, जिस तरह घुसपैठ कराई जाती रही है, जिस तरह कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में निर्दोषों का खून बहा जाता रहा है,
जम्मू कश्मीर की विधानसभा से लेकर के भारत की संसद तक को लहूलुहान किया गया। ऐसा कौन सा बड़ा शहर है हिंदुस्तान का जहां निर्देशों का खून नहीं बहा गया केवल कश्मीर के नाम पर? तो ये सारा वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो अलग अलग मुद्दों पर हम देखते हैं कि एकजुट होता है, जो भारत विरोधी मुहिम होती है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और जो भारत का ऐसा जनमानस जिसको प्रताड़ित किया गया हो, धार्मिक आधार पर जिसके साथ पक्षपात किया गया हो, जिसको अपनी जड़ों से उखाड़ करके फेंकने की कोशिश की गई हो। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीर के हिंदू अपने ही देश में विस्थापितों की शरणार्थी जैसी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त कर दिए गए कई दशक के लिए। तो ये एक ऐसा सच है जिसने बहुतों के चेहरों से नकाब नोच करके फेंक दिया है। और फिर से जो एक बड़ा काम इस समय मोदी सरकार मुंबई में कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, मुझे लगता है कि इस मुहिम को बहुत संकल्प के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो नेक्सस है इसको खत्म करने की जरूरत है। और अगर ये सरकार भी नहीं कर पाई, जिसको 2024 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में पूर्ण बहुमत मिला, तो आने वाली कोई सरकार कर नहीं पाएगी। फिर यही सरकार से उम्मीद है, इसी सरकार से उम्मीद है कि इसी के समय ऐसी तमाम कहानियां अब पर्दों पर आएंगी जिनकी तरफ जिक्र कर रहे थे, इशारा कर रहे थे धीरेन्द्र पंडित, और यही सरकार इस नेक्सस को खत्म कर सकती है, वरना और कोई सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। जी सर, इसमें एक जो एंगल है, जैसे कांग्रेस ने अटैक शुरू किया बीजेपी पर कि आपका जो गवर्नर था, उस वक्त जो गवर्नर थे वो संघी थे, जो मैंने अभी ट्वीट्स दिखाए, आपने भी उस पर कमेंट किया। बीजेपी की तरफ से पलटवार में जो बोलचाल हुई वो तो हुई। यासिन मलिक की वो फोटोग्राफ जो अभी आप जब बता रहे थे, मैंने वो डाली भी। यासिन मलिक से मनमोहन सिंह को मिलने की जरूरत क्या आन पड़ी होगी? क्योंकि सर आप लोग वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को उस टाइम की इंफॉर्मेशन है। What was the need that the prime minister, the highest authority of the country, meets a terrorist? That on a record, और उसको यूथ आइकन बनाया जाता है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, बल्कि कश्मीरी पंडित बाहर धरना धर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर भारत के दौरे पर आते थे तो कश्मीरी अलगाववादियों की उनसे मुलाकात कराई जाती थी, आयोजन किए जाते थे, उनको हवाई जहाज से आने जाने के टिकट दिए जाते थे, उनको 5 स्टार होटल में ठहराया जाता था, और यहाँ तक सूचनाएं हैं कि उनको पर मंथ एक बड़ी धनराशि जो है वो उपलब्ध कराई जाती थी। ये सारी चीजें तो अब खत्म हुई है ना। जो काम ये सरकार कर रही है वो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार हिचक जाते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया है? इस गवर्नमेंट ने तो अलगाववादियों की खाल में घुस भरने का काम किया है, उनको उठा करके जेलों में डाल दिया है। उन्होंने अगर कोशिश की, या पाकिस्तान से आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि अलगाववादियों से मुलाकात कर ली जाए, तो वो नहीं होने दी गई, उसको रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त यहाँ थे उन्होंने भी प्रयास किया था, तो उनको भी हतोत्साहित किया गया। ये अब शुरू हुआ है, 2014 के बाद शुरू हुआ है, उसके पहले ये सब चीजें चल रही थी। और जो चित्र आपने दिखाया है कि यासीन मलिक से मनमोहन सिंह हाथ मिला रहे हैं, मतलब इसका मतलब तो ये है ना कि इस देश के जो टुकड़े करना चाहते हैं और किसके इशारों पर करना चाहते हैं ये भी हम जानते हैं। तो आप उनसे बैठ करके वार्ता करेंगे टेबल पर, उनसे आप हाथ मिलाएंगे, उनकी आप मेहमान नवाजी कराएंगे, उनको आप 5 स्टार होटल में ठहराएंगे। तो ये एक्चुअल में जो मैंने शुरू में कहा था कि जो कश्मीर है, जो कश्मीर की समस्या है, वो कांग्रेस की ही देन है, और ये उस तुष्टीकरण की नीति को आज तक भी जारी रखे हुए हैं।
इसकी नीतियों को, आज की कांग्रेस की नीतियों को और आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग की नीतियों को अगर आप देखें तो उसमें कहीं कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती है। आज की कांग्रेस वही कर रही है जो पहले मुस्लिम लीग किया करती थी, देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की, अलगाववादियों को प्रश्रय देने की, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस में शामिल करने की। ये क्या है? इसके बावजूद के लगातार आपको देश की जनता, बहुसंख्यक आबादी संकेत दे रही है, अलार्म बजा रही है, जोर शोर से आपको लगातार हरा रही है। इसके बावजूद अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो वही जो मैंने शुरू में कहा था कि कांग्रेस आत्महत्या पर उतारू है, और अगर कोई आत्महत्या करने के लिए जा रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कांग्रेस इसमें एक जितनी जो जल्दी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जी जी धीरेन्द्र सर, इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आप कुछ उसमें डालेंगे? एनसीपी शरद पवार जी की एनसीपी कांग्रेस के समर्थन पर उतर आई है। कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया उसको सपोर्ट करती है। आई वुडंट बी सरप्राइज कि कल को टीएमसी, केसीआर, ये लोग सब, अगर ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ता है इस मूवी पर, तो ये सब एक साइड हो जाए और बीजेपी और जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो एक साइड हो जाए। देखिए, बीजेपी इसमें वैसी, चूंकि इस पूरी फिल्म से जो चीजें प्रकट होंगी, वो सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपने इतिहास छिपाया। दूसरी चीज क्या होगी कि आपने एक समुदाय के विशेष को इस देश में बंटवारे के जिम्मेदार होने के बावजूद जब यहाँ रखा गया, चूंकि ये माना गया कि देश सबका है तो उनका भी है, संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, ये तमाम चीजों पर अब आदमी सवाल कर रहा है। तो उनको लगा, तमाम पार्टियों को मालूम है कि बीजेपी को इसके फायदे मिलेंगे, क्योंकि आज देश में ये तमाम चीजें, चूंकि आतंकवाद एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो हत्याएं क्यों कर रहे हैं, वो लूट क्यों रहे हैं, वो कत्ल क्यों कर रहे हैं, गाड़ियां क्यों उड़ा रहे हैं। इससे पहले के नैरेटिव जो कांग्रेस ने दिए थे जनता को, या खैर शरद पवार या उन तमाम लोगों को, चूंकि इस देश में बहुत ही मुश्किलात होती हैं जब वो किसी नेताओं के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं तो सच बोलने से पहले झूठ बोलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तमाम लोग। मैंने फिर कहा, ये राजनीतिकों की जमात होती है, वरना शरद पवार के बारे में मुंबई में किसी से पूछ लेंगे तो बता देंगे। ये तमाम राजनेताओं की यहाँ की कहानियां हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा सिलसिला इसलिए है, 2024 आ चुका है और एक ऐसी मूवी जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई वो नहीं था, अचानक वो ऐसे घाव उखाड़ कर सामने ले आती है जो ये बताती है कि आखिर, चूंकि ये हिंदुस्तान में समझ में नहीं आ रहा था, इससे पहले तो इस तरह का कांग्रेस का जो नैरेटिव दिया गया था या तमाम अखबारों ने, अंग्रेजी का जो मीडिया है उसका जो नैरेटिव था कि साहब उनके साथ दिक्कतें हुई। जैसे आप देखिए, टाइगर मेमन जैसे आतंकी को, हत्यारे को, नरपिशाच को, वो लोग बोलते हैं कि साहब उसका गोडाउन जला दिया था इसलिए वो गुस्से में था, ये तमाम चीजें। लेकिन जब आईएम जैसे लोग आए जो संजरपुर से निकले, एक ऐसे गांव से निकले जिसका कोई लेना देना नहीं, जहां मुसलमानों के मदरसे पूरे देश में सबसे बड़े मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज के तौर पर बड़े मदरसे हैं, वहां कोई दंगा नहीं हो रहा था किसी ने जाके मदरसे में, लेकिन वो गांव से निकल के पढ़ने आते हैं और पूरे देश को दहला देते हैं, क्योंकि उनको निजाम मुस्तफा लागू करना है, उनको शरिया लानी है। केरल में बैठे हुए लोग 22 लोग अचानक उड़ जाते हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो भी हैं, किस लिए? क्योंकि वो सीरिया में लड़ने जा रहे हैं, वो सीरिया में इसलिए खलीफा के लिए। तो ये सब चीजों पर जब देश का वो बात करेगा तो वो ये बात जरूर है कि उसकी वोट का फायदा बीजेपी को जरूर मिल सकता है। तो उससे बचना है, उससे बचना है तो जातियों के आधार पर खड़ी हुई पार्टियां, रीजनल पार्टियों की ताकत सिर्फ जातीय आधार होती है। मैंने बताया कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत इस देश की अज्ञानता रही, इस देश के इतिहास को जो बदल देने में उसकी ताकत रही वो रही। इसके बाद महात्मा गांधी को लेकर इस देश के प्रति जो, देश का जो उनके प्रति सम्मान रहा, वो गांधी परिवार के नाम के साथ रही, क्योंकि लोग तो अनपढ़ ही रहे। देश की ज्यादातर आबादी तो आपको मालूम ही है कि अभी तक हम लोग जब ये पढ़ते रहे कि साहब जो देश की प्रधानमंत्री अभी भी इंदिरा गांधी हैं, ऐसी खबरें छत्तीसगढ़, बस्तर और सब जगह छुपती रही। तो ऐसे समय में उनके पास ताकत थी। आज जब सूचना बन गई तो उनको मालूम है कि उनके पास एकमात्र ताकत मुसलमान वोट। वो जानते हैं कि घृणा में मुसलमान, बीजेपी के खिलाफ जिस तरह की घृणा हो रखता है उसमें वो उनको कुछ भी चुन सकता है। तो जब वो, ये तो तय हो गया कि मुसलमान बीजेपी से घृणा करते हुए उसके खिलाफ किसी को भी वोट देगा, लेकिन किसको वोट देगा?
इसके लिए जो मारामारी है उसमें ये सब पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और भी कपड़े उतारकर अपने सामने आती रहेंगी। जी। ओमवीर सर, आप ओमकारा सर, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, शरद पवार के भी एनएन वोहरा की जो रिपोर्ट आई थी, जिसका गठन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया था, उसमें इस देश के कुछ नेताओं, कुछ क्लास के जो नेक्सस के उजागर हुए थे उसमें शरद पवार का नाम भी था। और जो अभी हाल फिलहाल में जो चिथड़े उधेड़े गए हैं, जिसमें नवाब मलिक अभी जेल की हवा खा रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्री थे, अभी भी हैं, रिजाइन नहीं किया है, बेशर्मी के साथ मंत्री अभी भी बने हुए हैं। यानी ये भी शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, सियासी इतिहास में, ये पहला अनोखा केस होगा जब आप डी कंपनी के साथ रिश्तों के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में 300 करोड़ की जमीन को मुंबई में प्राइम लोकेशन पर केवल 50 लाख रुपए में खरीदने के आरोप में जेल भेज दिए गए हों, ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद अदालत के द्वारा जेल भेजे गए हों, और आप मंत्री बने हुए हों, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हों। ना मुख्यमंत्री को इसमें कोई लज्जा का भाव आ रहा है, ना शरद पवार को, जिनकी पार्टी के वो मंत्री हैं एमवीए सरकार में, वो जेल में रहते हुए भी मंत्री बने हुए हैं। तो शरद पवार जो है लगातार मुस्लिम जो समुदाय है उसके पक्ष में बोलते रहे हैं, और सही क्या है, गलत क्या है, अदालतों के फैसले भी आ गए, इसके बावजूद ये लगातार, और कांग्रेस भी लगातार अगर मुस्लिम अपराधियों के भी साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो आप समझ सकती हैं नवाब मलिक के साथ खड़े ही नहीं है, बयान दिया है कि साहब उनका नाम इसलिए दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। तो अभी प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना होगा जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो वहां प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली बिना इनका नाम लिए इस घटना का जिक्र किया है। वो करीब 7 मिनट तक बोले हैं इस पर, और उन्होंने कहा है कि कितने दुर्भाग्य की बात है, इस देश में अब एक वर्ग ऐसा भी है जो अपराधियों को, जो भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करता है और जाति और धर्म का नाम लेकर के कुतर्क देने की कोशिश करता है। और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जब वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ाई बरतती हैं, उनको गिरफ्तार करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों पर भी तरह तरह के प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है, यह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो शरद पवार को मैं अलग नहीं मानता हूं। जो चीज अभी धीरेन्द्र जी ने कही है, 2024 का आम चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, अभी आप देखेंगे और ज्यादा बेशर्मी देखेंगे राजनीतिक दलों की, उनकी लीडरशिप की, वो और निवस्त्र होंगे और क्रूरता के साथ, बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ इस तरीके के बयान देंगे ताकि जो मुस्लिम वर्ग की वोट है, जो अल्पसंख्यक वर्ग की वोट है, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दल की तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट क्या है, वो ये कि देश को सर्वोच्च स्थान पर रखने वाली पार्टियां अब बहुत कम हैं। सर्वोच्च स्थान पर उनके राजनीतिक हित हैं, उनके स्वार्थ हैं, वोट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसमें देश का अहित होता हो तो होता रहे। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि इधर जो आम नागरिक है, जो आम मतदाता है, और ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है, वो संतुलन करना जान गई है।
वो नीर शीर करना जान गई है, दूध का दूध पानी का पानी करना जान गई है। और बार बार उन्होंने ये संकेत दिया है अपने जनादेश से कि आप लाख झूठ बोलें, लाख उकसाने भड़काने की कोशिश करें, लाख सच्चाई को छुपाने की कोशिश करें, पर हम जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर आपको मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी, एक जाते जाते, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। बड़ा अच्छा लगता है आज के डेट में जब इस तरीके के ट्वीट्स आते हैं, और जब वो क्या क्या कहते हैं उसे, मजबूर होकर लोग उन्हें डिलीट करने लग जाते हैं। तो ये जो दिखता है ना कि नाउ दे आर बीइंग रिस्पॉन्डेड गुड, वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ध्रुव राठी ये लिखते हैं, देयर आर टू वेज टू टॉक अबाउट अ हॉरिफाइंग इवेंट. You retell the story with lots of gore and brutality to fuel hatred in people. Second, you retell the story with a message to promote empathy, humanity and inclusiveness in people. ये इनका ट्वीट था। जब इनका ट्वीट आया उसके बाद अंशुल सक्सेना और बाकी लोगों ने इनको जो आड़े हाथों लिया है, उसके बाद इनको अपना ये ट्वीट बंद करके और उन लोगों को ब्लॉक करके पीछे हट गए। अ सिमिलर थिंग हैज बीन सीन विद द प्रिंट में शेखर गुप्ता जी मीठी मीठी आवाज में इतना जहर घोल कर चले जाते हैं कई बार कि लगता है कि ये महारत हासिल कैसे करते हैं ये लोग, इतना डबल स्टैंडर्ड कहाँ से ले आते हैं। आप प्रिंट, मैंने कभी फॉलो नहीं किया जिंदगी में प्रिंट को, बट रिसेंटली आई, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न। हम एक साइड का देखते हैं, मैं उनकी साइड के भी जाके देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लोग बताते किस तरीके से चीजों को। चाशनी में लपेट कर वो जैसे बोलते ना जहर देना किसी को, वो कोई इन लोगों से सीखे बेसिकली। सो दैट वाज द वे। बट अब जो स्टोरी चेंज हो रही है, आप लोग निकल कर आ रहे हैं, जैसा आपने कहा, ओमकार सर और धीरेन्द्र सर ने भी कहा कि अब इस साइड के लोग भी जाग रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कहा था और मैं कह रही हूँ, मैं 10 कॉलेज की लड़कियों को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पर अभी दोबारा लिख दे रही हूँ। अगर कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो 10 लड़कियां किसी भी कॉलेज के, किसी भी कम्युनिटी से, नॉट ओनली हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एनी कम्युनिटी, दे वांट टू गो एंड वॉच, प्लीज जस्ट राइट टू मी एंड आप अपना आई कार्ड भेज दे कॉलेज का। मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ और मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देश के बाहर हूँ, मैं मूवी ऑलरेडी नहीं देख पा रही हूँ, तो उसका मुझे मलाल भी है अपनी तरफ से। सर बिफोर आई गो, आप धीरेन्द्र सर या ओंकार सर, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप द टॉक? आपका माइक म्यूट है। जी धीरेन्द्र सर, आप म्यूट पर हैं। क्योंकि कश्मीर मेरे बहुत ही, मैं अभी बैठे बैठे ट्वीट भी कर रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं वो फिल्म देखूंगा जो हिंदुस्तान के सबसे महान सम्राटों में से एक ललितादित्य मुक्तापीड़ की है, जिसका साम्राज्य कैस्पियन सी से लेके इधर तक बीजिंग तक, यानी जिसके पास तिब्बत था, जिसके पास कन्नौज था, जिसके पास उधर कैस्पियन सी, और जो 36 साल तक लड़ते हुए मारा गया, अफगानिस्तान की युद्ध भूमि तक लड़ा, जो महान सम्राट, उसका नाम इतिहास से गायब कर दिया गया, जिसका बना सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर, जिसको जलाने के लिए 1 साल लग गया था सिकंदर बुतसिकन को, उस महान आदमी का इतिहास से गायब चेहरा मुझे लगता है कि कभी ना कभी हमारे सामने आएगा। मोपला जन्नर संघार, जिसने इतिहास में उन लोगों को हिला के रख दिया, उस पर फिल्में होंगी। और आखिरी जो कोटा रानी है, जिसके साथ किस तरह से वहां दरगाहों को, मैं मतलब यहाँ बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो एक बहुत लंबा इशू है, किस तरह से रेप, बलात्कार और गायों की हत्याओं के साथ उनको गाय का मांस खिलाकर किस तरह पूरे कश्मीर का कन्वर्जन हुआ था, वो भी एक ब्लडी चैप्टर है, लेकिन वो आएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है दर्शकों से कि वो इस फिल्म को जरूर देखें और खास तौर से युवा पीढ़ी को दिखाएं जो कश्मीर के काले सच से अनजान है, या अनजान उसको रखा गया है, षड्यंत्र रचा गया है कि सच्चाई कभी सामने निकल करके ना आने पाए। तो उस सच को हर एक को जरूर देखना चाहिए। मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, इसके बावजूद कि मेरा बेटा खुद फिल्मों में काम करता है, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, तो भी, और उसकी कई फिल्में इस बीच रिलीज भी हुई, कई उसके अच्छे सीरियल रिलीज हुए। वो कहता भी रहता है कि आप देख करके बताओ, लेकिन अपनी व्यस्तताएं कुछ ऐसी रहती हैं कि नहीं देखते हैं। बचपन में, जवानी में था फिल्में देखने का शौक, लेकिन अब नहीं रहा। इसकी वजह ये भी है कि अब हम फिल्मों को
एक समीक्षक की दृष्टि से देखते हैं, और जब उल्टे सीधे और अतार्किक सीन नज़रों के सामने आते हैं तो फिर फिल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते, निकल आते हैं सिनेमा हॉल से। लेकिन जो इस तरह की फिल्में आती हैं वो ज़रूर देखने की कोशिश होती है अपनी, कि उनको देखा जाए, और इस तरह की फिल्में देखी जानी चाहिए। इस तरह के जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, जितने कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसके लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो बस यहीं बस ना करें, आगे भी इस तरह के सच उजागर करने वाली फिल्में बनाते रहे। और इस बात का बहुत संतोष है कि इस फिल्म को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन भारत की ये जनता जनार्दन की एक और बड़ी जीत है, एक और बड़ी शाबाशी इस जनता को देनी चाहिए, जिसने आज मजबूर किया है 2000 स्क्रीन पर इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए, जो भी दिग्दर्शक हैं उनको। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबको ये फिल्म जा करके देखनी चाहिए। जी, मैं सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर के बच्चे जो भी 12 साल से बड़े हों या 13 साल से बड़े हों, प्लीज़ उन्हें दिखाइए। प्लीज़ ऑनलाइन मत देखिए। अपनी पॉकेट से ₹500 ₹1000 खर्च करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं 10 लड़कियों को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। मैंने ईमेल आईडी इसमें डाला हुआ है और मैं दोबारा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप मुझे प्लीज़ हो सके तो ईमेल करिए। मुझे अच्छा लगेगा स्पॉन्सर करना है, मैं किसी के लिए फ़ेवर नहीं कर रही हूँ। ये मेरी कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। सो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये, ध्रुव राठी जैसे लोगों को जवाब देते रहिए, प्रिंट मीडिया को देखिए, वहाँ से सीखिए किस तरीके से अपनी चीज़ों को अच्छे वर्ड्स में पिरोना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका ये एक्सपर्टीज़ है। मीठे शब्द में ज़हर को कैसे परोसा जाता है, ये इनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, और हम इसमें पीछे रह जाते हैं। हम साफ-सुथरे होते हैं, हम कड़वे बन जाते हैं। करेला कड़वा होता है, वो वाला टैगलाइन यूज़ कर लेते हैं, बट नहीं, सच्चाई को भी मिठास की ज़रूरत होती है। इस मूवी के बारे में हमने जितना भी बात किया है कम है, पर क्योंकि समय कम है और हमें अब आगे भी एक टॉपिक करना है। जाने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज रात को 10:30 बजे ललित नंबरदार जी आएँगे, और वहाँ के कश्मीर फाइल्स में जो इंसिडेंसेस दिखाए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक स्पेसिफिक मुस्लिम कम्युनिटी आई है, जिसके बारे में हम वीडियो शेयर करेंगे, विच इज़ वेरी वॉलेटाइल और विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो मुस्लिम वीडियो आया है इस मूवी को लेके, वो आगे किस तरीके से चीज़ों को खराब कर सकता है। सो 10:30 बजे जुड़िया नहीं भूलिएगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने 1 घंटा ले लिया 20 मिनट बोल के। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन जॉइन मी एज अ मेंबर। इसी के साथ सर, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। थैंक यू सर।